बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एलोस्टेरिक इफेक्टर को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है ये हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। मायोग्लोबिन के लिए नहीं है। मायोग्लोबिन हमारे पास मोनोमेरिक है, उस पर इतना इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये टेट्रामेरिक होने की वजह से यानी कि इसमें ये इफेक्टर जो है ना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? मेन मेन हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो है वो किस तरह जो है वो बाइंडिंग ऑक्सीजन की जो है वो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो किस तरह हीमोग्लोबिन बिहेव करेगी। देन हमारे पास पीएच आ जाती है। पीएच में हमने ना बोहर इफेक्ट को देखना है डिटेल के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ना समझना है, ठीक है। तो ये बोहर इफेक्ट को देखेंगे। देन हमारे पास ये 2,3 बीपीजी, ठीक है, इसको देखेंगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का बिहेवियर किस तरह जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अल्टर करता है, ठीक है। इन सबको हमने जो है वो डिटेल के साथ देखना है। इन तमाम को कलेक्टिवली हम एलोस्टेरिक फैक्टर कहते हैं। और ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के एक यानी कि टेट्रामर है ना, तो ये तमाम जो है ना अदर साइड पर, यानी कि एलोस्टेरिक का मतलब है कि एलो मीन अदर, स्टेरिक मीन साइड, यानी कि अदर साइड पर किस तरह बाइंड होकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह जो है ना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसको किस तरह इफेक्ट करते हैं। तो हमें पता था कि ये यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन को हमने लिया था, तो हमारे पास ये एक सिग्मोइडल शेप में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इतनी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं हो रही, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा 25 पे यानी कि 26 के करीब हमने देखा था कि 50% सैचुरेशन हो जाती है, और ये अचानक ही जो है वो इस तरह स्ट्रेट क्यों हो जाती है, ये ऊपर स्टीप। तो इसकी हमने रीज़न पढ़ी थी कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से हमारे पास जैसे ही एक टेट्रामर के एक यूनिट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो बाकी जो चार हैं वो भी रेडिली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन तेजी के साथ इंक्रीज करती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं तो देन ये देखिए पहले थोड़ी सी ये स्ट्रेट है, इतनी ज़्यादा नहीं, यानी कि सैचुरेशन कम होती, लेकिन जैसे ही एक मॉलिक्यूल एक यूनिट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो बाकी जो है वो भी तेजी के साथ रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन तेजी के साथ जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग। देन हम जो है वो बारी बारी देखते हैं कि किस तरह जो है वो ये सारे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली वो यही कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, यानी कि पहले यूनिट में जो है ना वो ऑक्सीजन ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि जो चौथा यूनिट है ना उसकी जो अफिनिटी है वो 300 गुना जो है वो बढ़ जाती है। 300 गुना जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ने अगर यानी कि एक्सेप्ट कर लिया तो जो लास्ट यूनिट होगा उसने इतनी तेज़ी के साथ उसके मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा जो है ना वो रेडिली ऑक्सीजन के जो है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसका मेन जो फ़ायदा होता है वो हमें ऑक्सीजन की लोडिंग और डी लोडिंग में हमारे पास फ़ायदा होता है। लोडिंग एंड डी लोडिंग, ठीक है, या अनलोडिंग, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग में जो है वो फ़ायदा होता है, यानी कि लंग्स में जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा हमारे पास इंक्रीज होता है तो रेडिली सैचुरेशन हो जाती है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन आगे टिश्यू में आती है तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होता है तो रेडिली जो है वो अनसैचुरेशन हो जाती है, अनलोडिंग हो जाती है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना ये इसकी आर फॉर्म को स्टेबलाइज करती है, ठीक है, स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो आर फॉर्म को ये स्टेबलाइज करेगी। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किस तरह, यानी कि यही इसमें हमने देखा था ना कि जैसे ही रिलैक्स फॉर्म होती है तो वो ऑक्सीजन जो है वो हाई एफिनिटी वाली फॉर्म होती है, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म, हाई एफिनिटी फॉर्म। तो ये हमारे पास था ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है वो बोहर इफेक्ट जो है वो इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ना हमने एक्चुअली पीएच का इफेक्ट देखना है कि पीएच किस तरह हमारे पास हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करती है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किस तरह जो है वो शिफ्ट करती है, और कौन सी फॉर्म इसमें टी फॉर्म और आर फॉर्म कौन सी जो है वो स्टेबलाइज होती है। तो सबसे पहले ना इसमें हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे पास हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें हमारे पास ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो इसमें हमने जब वो चेन्स बनाई थी, ठीक है, ये अल्फा, ठीक है, और साथ में इसमें जो है वो ये बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। और ये हमारे पास जो ग्लोबिन चेन है ना इसमें अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे। इसमें एक अमाइनो एसिड हमने जो है वो देखा था कि हिस्टिडीन भी है, ठीक है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। तो ये जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है ना, अगर हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड है,
बेसिक है, यानी कि इसकी पीएच बेस के तौर पे एक्ट करेगा। और इसमें बोहर इफेक्ट में हमने पीएच का इफेक्ट देखना है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमें पता है हाइड्रोजन आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बेसिक चीज होती है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो हिस्टिडीन जो होगा वो हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ओवरऑल इसमें ना आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे पूरे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो जैसे ही आयनिक बॉन्ड बनेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास टी फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि आप यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चल जाएगा, यानी कि कौन सी फॉर्म में, टी फॉर्म, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास टाइट फॉर्म होती है, टॉट फॉर्म होती है, उस वो क्या होती है, वो हमारे पास ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन थी वो इसमें से बबल आउट होकर बाहर आ जाएगी। फर्ज करें हमारे पास ये एक यानी कि ये कपड़ा है, इसमें अगर पानी था तो अगर मैं इसको ऐसे निचोड़ता हूँ, इसको टाइट करता हूँ, तो क्या होगा, जो इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह अगर आयनिक बॉन्ड इसमें प्रोटॉन के इंक्रीज होने से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये टाइट फॉर्म में चल जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से बाहर आ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करना आसान हो जाएगा। तो यही हमारे पास टिश्यू में हो रहा है। टिश्यू हमारे मसलसल मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड हमें पता है वीक एसिड इजीली जो है वो डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये प्रोटॉन अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन को जो है ना टाइट फॉर्म में ले जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करना आसान हो जाता है। और ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है अल्टीमेटली हमारे पास जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं वहां पर जो है वो टिश्यू में जो है वो यूज होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरह जो है वो शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में थी ये, ठीक है। तो जैसे ही हमने यानी कि पीएच जो है वो डिक्रीज की और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो जो हमने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज करना आसान हो गया, तो हमारे पास जो कर्व होगी ना वो कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगी, ठीक है। ये राइट साइड की तरफ आएगी, ठीक है, ये इस तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये हमें किस तरह पता चला, क्योंकि अब देखें ना, अब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को ये देखिए पहले इसका, अगर इससे भी हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास अगर 26 था एच जी, यानी कि 26 पर जो है वो 50% सैचुरेशन हो रही थी, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर देखें, ये पार्शियल प्रेशर जो है ना फर्ज कर लें यहाँ पर 50 हो गया, तो ये 50 mm ऑफ एच जी पर इसकी 50% जो है वो सैचुरेशन हो रही है। तो हमें पता था कि P50 इंक्रीज होने से ऑक्सीजन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इससे भी हमें पता चल रहा है कि शिफ्ट कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हुई है, P50 जो था वो इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीजन अफिनिटी डिक्रीज हो गई है और ऑक्सीजन रिलीज करना आसान हो गया। तो ये ओवरऑल हमने जो है वो बोहर इफेक्ट में देखना है कि किस तरह जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से ऑक्सीजन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है, सैचुरेशन जो है वो भी डिक्रीज करती है और अल्टीमेटली जो टी फॉर्म जो है वो स्टेबलाइज होती है इसमें, ठीक है। तो ये बोहर इफेक्ट था। अब हम जो है वो 2,3-BPG जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है ना ये ग्लाइकोलाइसिस में जो है ना इंटरमीडिएट बनता है। तो किस तरह, यानी कि हमें पता है कि ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से आगे ग्लूकोज जो है 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज से आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। और इसकी ब्रेक डाउन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते होते थे, ठीक है। एक हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता था और एक हमारे पास इसमें से बनता था, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास 1,3-बिस फॉस्फेट जो है वो बनता होता था। तो ये हमारे पास साइकिल में से निकल कर ना इसकी आइसोमराइजेशन होकर 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरबीसी में ये कहाँ से आ गया, तो ये याद रखना कि ये सारा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। आरबीसी में बेशक न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म तो है ना, उसमें कुछ यानी कि एनर्जी वगैरह चाहिए, उसमें भी एंजाइम वगैरह मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वहाँ पर भी। तो ये रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का वहाँ पर साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बन रहा होता है। तो ये किस तरह जो है वो हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करेगा और ऑक्सीजन को जो है वो सैचुरेशन को किस तरह जो है वो इफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 4 इसके जो है वो यूनिट बन गए, यानी कि ये सेंटर में जो है ये हीम ग्रुप और ये साइडों पे जो है वो ये उसमें जो 4 पाइरोल होते थे, ठीक है, वो, और साथ में हम जो है वो बीटा चेन यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहूँ अल्फा, अल्फा अल्फा होगी चेन और ये साथ में बीटा। तो ये याद रखना है कि जो जो बीटा चेन है ना, इसमें ये बीटा चेन हमारे पास कुछ पॉजिटिवली चार्ज ने यहाँ पर एक पॉकेट बनाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड की वजह से ना यहाँ पर एक
पॉकेट सी बन जाएगी जहां पर हमारे पास ये 2,3 बिस फॉस्फेट सब। और ये भी याद रखना, जहां पर फॉस्फेट आ गया ना, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा जरूर। ये फॉस्फेट हमारे पास हाईली नेगेटिव चार्ज जो है ना वो ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना हमारे पास ये एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज है 2,3 BPG, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो बीटा चेन ने पॉजिटिवली चार्ज पॉकेट बनाई थी, तो उस इन दोनों में देखें पॉजिटिव नेगेटिव ने आपस में क्या करना है, आपस में इंटरेक्ट करना है। तो फिर हमारे पास ये देखेंगे, फिर जो है वो आप इंटरेक्शन इंक्रीज होने से जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और टी फॉर्म जो है वो फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। टी फॉर्म यानी कि टाइट फॉर्म होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में करीब आ गए तो जो ऑक्सीजन लाए थे हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन फिर से जो है वो रिलीज हो जाएगी टिश्यू में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज बीटा चेन को जो है वो इंटरेक्ट करके उनके साथ टी फॉर्म को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करना आसान हो जाता है। तो अगेन जो है वो ये भी हमारे पास टी फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमारे पास अगेन फिर जो है वो किस तरफ जाएगी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फिर जो है हमारे पास राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट साइड की तरफ आ जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करना आसान हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि जो 2,3 BPG है ये हमारे पास ऑक्सीजन एफिनिटी को डिक्रीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज को बढ़ाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकली इम्पोर्टेंट वो ये कि हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे एम्फीसीमा हो गई, ठीक है, एम्फीसीमा, और इसके अलावा एनीमिया, ठीक है, और कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया, और यानी कि हाई अल्टीट्यूड के ऊपर अगर कोई रह रहा है, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास ये जो 2,3 BPG है ना इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ये हमारी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन जो है ना आरबीसी में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। क्यों? ये हमारे पास एक होम्योस्टेटिक जो है ना वो रेगुलेशन है। किस तरह हमारे पास, क्योंकि ये इन सब कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रही है वो थोड़ी ऑक्सीजन लेके जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से बॉडी जो है वो, फर्ज कर लेंगे ये हमारे पास ना ये ऑक्सीजन छीनने के लिए बैठे हुए हैं, अब ऑलरेडी वो जो थोड़ी ऑक्सीजन लेके जा रही है तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारे पास वो ये सारी ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत आ रही है वो सारी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2,3 BPG जो है वो थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन आ रही है वो यानी कि उसको जो है वो जल्दी एक्सेप्ट यानी कि रिलीज कर देगा, ताकि हमारे पास जो थोड़ी बहुत आ रही है वो तो यानी कि एब्जॉर्ब हो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हाइपोक्सिक कंडीशन में जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है ताकि जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आ रही है उसको रिलीज करना आसान हो जाए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ट्रांसफ्यूज्ड, ठीक है, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होता है, यानी कि ब्लड बैंक अक्सर जो है ना वो पेशेंट्स को जो है वो ब्लड ऑलरेडी जो है वो पाउच में डालकर जो है वो स्टोर किया होता है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो उस वो जो ब्लड हमने पाउच में डालकर जो है वो स्टोर किया होता है उस ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो 2,3 BPG की कंसंट्रेशन रेडिली जो है ना वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी तो ऑक्सीजन की अफिनिटी उस ब्लड में, अगर वो ब्लड जो जिसमें इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी तो उस ब्लड में वो ब्लड जो है ना उसकी ऑक्सीजन अफिनिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर हम वो ब्लड किसी आम पेशेंट वगैरह में जो है वो लगाते हैं जिसे पहले ही हमारे पास उसमें ऑक्सीजन इतनी नहीं है, तो इस तरह का ब्लड लगाने से वहां पर ऑक्सीजन जो है वो सारी ऑक्सीजन जो है ना वो उसके टिश्यू वगैरह में से जो है वो रेडीली एब्जॉर्ब कर लेगा इंस्टेंट ऑफ रिलीजिंग द ऑक्सीजन टू दैट टिश्यू, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो ट्रांसफ्यूज ब्लड है उसमें इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है जो हमने स्टोर ब्लड किया होता है। तो वो पेशेंट अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में है तो उसको हम ये ब्लड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये और उसमें इसकी एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, तो वो और ज़्यादा ऑक्सीजन देने की बजाय ऑक्सीजन को उसकी बॉडी में से जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। और हमारे पास है इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास जो है ना वो रिजुविनेशन सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले रिजुविनेशन जो है ना सोल्यूशन वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, रिजुविनेशन सोल्यूशन। तो इस ये सोल्यूशन उस ब्लड में ऐड करेंगे ताकि ये हमारे पास क्या करता है, ये एटीपी को ब्रेक डाउन करके और जो है वो 2,3 BPG की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, यानी कि इसको दोबारा रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने जो है वो 2,3 BPG के बारे में जो है वो डिस्कस की है।
अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट को जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग जो है वो इफेक्ट करती है। तो याद रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारे पास अमाइनो टर्मिनल के साथ जो है वो हीमोग्लोबिन के जो है वो बाइंड करती है। यानी कि हीमोग्लोबिन है ना, तो इसमें हमने पता है कि जो अमाइनो एसिड होता है उसमें एक ग्रुप अमाइन ग्रुप भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अमाइन ग्रुप के साथ बाइंड करती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन बनी है ना, कार्बोक्सिल कार्ब अमाइनो, ये याद रखना है, ये मिक्स नहीं करना, ये हमारे पास है, इसे कार्बामेट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसे कार्ब अमाइनो, ठीक है, कार्बोक्सी नहीं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो इसमें भी जो हमने पीछे देखा था कि ये भी हमारे पास जो है वो टी फॉर्म को स्टेबलाइज करती है। अगर टी फॉर्म स्टेबलाइज कर रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन अफिनिटी डिक्रीज होने से कर्व किस साइड पे शिफ्ट होती है, राइट साइड पे, राइट शिफ्ट होगी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो है ना हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इसकी बाइंडिंग साइट और जो हमने ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट देखी थी, तो इन दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास हीम ग्रुप के साथ बाइंड कर रहा था ना, तो ये भी हमारे पास हीम ग्रुप के साथ ही इसने जो है वो बाइंड करना है, दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है। तो अब क्या होगा, अगर हमारे पास अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास मौजूद है, उसे हम ऑक्सीजन भी दें और कार्बन मोनोऑक्साइड भी दें, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि 220 टाइम्स जो है ना वो ज्यादा अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों मौजूद होंगी तो हीमोग्लोबिन किसको प्रेफर करेगी, तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो जो है ना वो हीम ग्रुप के साथ बाइंड करेगी एज कम्पेयर टू जहां पर ऑक्सीजन को बाइंड करना चाहिए था। तो अब क्या होगा, जैसे ही फर्ज कर लें कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो जब वो उसके साथ जब दोनों मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो हमारे पास रिलैक्स फॉर्म में चल जाएगी, फुली रिलैक्स फॉर्म में, आर फॉर्म में चले जाएगी, ठीक है। बाकी जितने भी हमने फैक्टर पीछे डिस्कस किए हैं उस सब में हमारे पास टी फॉर्म आ रही थी, यहाँ पर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हमारे पास आर फॉर्म में चले गई है। और हमें पता है कि जो आर फॉर्म है ना ये हमारे पास बहुत ही हमारे पास हाई अफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। आर फॉर्म हमारे पास हाई अफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब उसकी अफिनिटी इंक्रीज हो गई है हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास रिलीज ही नहीं करेगी, ऑक्सीजन छोड़ेगी नहीं, जो थोड़ी बहुत उसके पास होगी भी, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास टिश्यू तक जो है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टिश्यू की जो है वो हाइपोक्सिया और टिश्यू डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। तो ये बनती कैसे है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना किसी भी चीज की, तो तब हमारे पास इसकी प्रोडक्शन जो है वो होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप सर्दियों में सोते हैं तो अपना हीटर और जो है वो कमरा बंद होता है, तो वो जो है वो कंबशन होती रहती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो आप जो बंदा सोया तो वो फिर पक्का पक्का ही सो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना एहतियात करनी चाहिए और जो है वो कमरे जो है वो खोल के सोना चाहिए, यानी कि दरवाजा खोल के सोना चाहिए। तो इसमें यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसमें हमारे पास 100% जो है ना ऑक्सीजन को हाई पार्शियल प्रेशर पे जो है वो ऑक्सीजन लगाएंगे पेशेंट को, ताकि जो है वो जो टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजन मिले। और लास्ट पर एक और बात आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये भी हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो तो ये इसके में दूसरी बात ये कि है हमारे पास एक बहुत ही पोटेंट किस्म का वेजो डायलेटर है, ठीक है, वेजो डायलेटर, ठीक है। तो ये भी जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू थोड़ी बहुत इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मेजर ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो बाइंड करते हैं। मेजर आपने ये याद रखना है कि सारे फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन की अफिनिटी को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट होती है, इधर भी राइट साइड पर शिफ्ट हुई है, ठीक है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी राइट साइड पर शिफ्ट होती है कर्व, ठीक है। और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हमारे पास कर्व को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करती है, और हमारे पास उसको जो है वो उसकी अफिनिटी को भी इस तरह इसकी बनती है, ठीक है। ये नॉर्मल ये थी, और कर्व जो है थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर आएगी और नीचे भी आ जाएगी, यानी कि उसकी सैचुरेशन जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना हीमोग्लोबिनोपैथीज और जो है वो इसकी जो है वो कौन कौन सी हीमोग्लोबिन होती हैं
और जो है इनके रिलेटेड कौन कौन सी जो है वो डिजीज़ हैं उसको देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।